the most important philosophers, not just in the context of the political science exam for CSS, but generally in the Western political philosophy. कार्ल मार्क्स और इसके दो तीन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो although they're all connected, लेकिन वो दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे. So the first of these concepts is the theory of alienation, and in this is the broader concept जो हम बेसिकली हर अपने क्वेश्चन में करते हैं कि हम एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के अंदर आप आइडियोलॉजी और फोकस को लिखते हैं. यू कैन चेंज दिस फोकस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन. आप एलिनेशन ऑफ लेबर पे सवाल आए तो एलिनेशन पे कर दें. अगर दूसरे पे सवाल आए हिस्ट्री किस तरीके से प्रोग्रेस करती है, आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू गाइज इन द नेक्स्ट टॉपिक. जब हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे करेंगे तो वहाँ पर आप एलिनेशन ऑफ लेबर की जगह हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म लिख सकते हैं. But anyways, you are already familiar with this stuff. Now let's jump directly to the concept. So basically, it's very important to understand the context in which Karl Marx was writing his philosophy. और आपने एग्जाम में भी इसी तरीके से एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग बनाए. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जर्मनी में अभी नई आई थी और ब्रॉडली यूरोप में भी अभी नई किक इन की थी. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टर्न्ड द होल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ यूरोप अपसाइड डाउन. Prior to industrial revolution, people used to live in self-sufficient communities largely. ट्रेड एग्जिस्ट करती थी, लेकिन फॉर इंस्टेंस आप अपने अपने गाँव में छोटे छोटे फार्म्स पे लोग रहा करते थे, उसमें वो प्रोडक्शन खुद करते थे, अपने कपड़े अपना खाना वो खुद जो है वो जनरेट करते थे, प्रोड्यूस करते थे, कंज्यूम करते थे. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो लार्ज स्केल फैक्ट्रीज डेवलप हो गई. जब फैक्ट्रीज लगी तो फैक्ट्रीज वर एबल टू प्रोड्यूस बेटर स्टफ एंड चीपर स्टफ, relatively cheaper stuff compared to के वो जो इंडिविजुअल वैसे कर सकता हो, और उसकी वजह से वो मार्केट में आना शुरू हो गई. तो आहिस्ता आहिस्ता जो इंसान खुद से चीज़ बनाया करता था अपनी सेल्फ सफरिंग कम्युनिटीज़ के लिए, वो ख़त्म होना शुरू हो गया और एक इंडिविजुअल की बनाई हुई चीज़ों की भी रेलेवेंस कम हो गई. तो फॉर इंस्टेंस अगर कोई जो वुड कटर है और कोई क्राफ्ट्समैन है, वो अगर एक कुर्सी बनाया करते थे दो लोग मिलके, तो वो एक कुर्सी बना पाते थे 2 दिनों में या 3 दिनों में, जबकि एक फैक्ट्री दिन में 150, 200, 300 कुर्सियां बना रही होती थी. तो दीज पीपल वर आउट कम्पीटेड हु यूज्ड टू ऑपरेट ऑन देयर ओन. तो वो डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क हुई. डिवीजन ऑफ लेबर से मुराद ये कि एक बंदा पूरा काम खुद नहीं करता था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर द प्राइमरी फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज कि उसके अंदर डिवीजन होगी काम की. सो प्रायर टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर कोई बंदा एक टेबल बना रहा है तो पूरा टेबल वो खुद ही बना रहा है, जबकि इंडस्ट्री के अंदर जैसे फॉर इंस्टेंस ये फोर्ड की फैक्ट्री वैसे तो असेंबली लाइन है, बट इट सर्व्स द पर्पस कि हर बंदा एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है. कि अगर एक बंदा बोल्ट जोड़ रहा है तो वो एक बंदा बोल्ट ही सिर्फ फिक्स करेगा, अगर एक बंदा उसकी डेंटिंग कर रहा है तो दूसरा बंदा उसके वही काम करता रहेगा. सो स्पेशलाइज्ड काम होगा. दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था मैस प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर गुड्स, और यानी बहुत बड़ी तादाद में ये प्रोड्यूस होना शुरू हो गया. अब जब ये बहुत बड़ी तादाद में प्रोड्यूस होना शुरू हुए तो इसका मतलब कि एक इंडिविजुअल वर्कर, एक इंडिविजुअल बंदा अब खुद सरवाइव नहीं कर सकता, उसको फैक्ट्री में ही आके काम करना पड़ेगा. अब कैपिटलिज्म के ऊपर सबसे बड़ी क्रिटिक इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के ऊपर जो मार्क्स ने की, उसको समझने के लिए पहले आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को वो किस तरीके से डिफाइन करता है ये समझने की कोशिश करें. अकॉर्डिंग टू मार्क्स देयर इज अ थिंग कॉल्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड दिस विल रिपीट इन मार्क्स's philosophy a lot of times. Means of production are not the final product. एक फाइनल प्रोडक्ट है जिसकी कोई कीमत है. दिस पेन इज अ फाइनल प्रोडक्ट एंड इट हैज अ सर्टेन प्राइस. दिस वॉच इज अ फाइनल प्रोडक्ट एंड हैज अ सर्टेन प्राइस. एवरीथिंग दैट यू सी जनरली जो गुड्स हैं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, उन वो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं और उनकी कोई वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू. लेकिन उनको प्रोड्यूस करने के लिए जो जितनी इनपुट्स लगी हैं वो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. फॉर इंस्टेंस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुड बी लैंड, फर्टिलाइजर्स, फॉर इन केस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स. तो फूड प्रोडक्ट्स इज अ फाइनल प्रोडक्ट, बट लैंड एंड फर्टिलाइजर्स आर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. इसी तरह जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनके अंदर फैक्ट्रीज और फैक्ट्रीज के अंदर यूज होने वाली मशीनरी, these are means of production.
और इनको यूज करते हुए फिर फाइनल प्रोडक्ट्स बनती हैं. नाउ who owns these means of production basically is at the top of economic pedestal. तो जो लोग means of production own करते हैं वो डिटरमिन करता है कि क्या बेसिस है उस सिस्टम की. सो इन कैपिटलिज्म capitalist class owns the means of production, who he calls bourgeoisie in German. So bourgeoisie or the capitalist class own the means of production. यानी उनके पास फैक्ट्रीज हैं, उनके पास मशीनरी उनकी है, लेकिन वो खुद मैनुअल लेबर नहीं करते. वर्किंग क्लास, जिसको वो प्रोलेटेरिएट कहता है, प्रोलेटेरिएट क्लास बेसिकली चूंकि वो खुद इंडिविजुअली अब सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि उनकी प्रोडक्ट से बेहतर और ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स फैक्ट्रीज में बनती हैं, देयरफॉर दे आर फोर्स्ड टू वर्क इन दोज फैक्ट्रीज ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. So these workers, these proletariats don't own the mean of production, but the only thing that they can give to them is their labor. यानी कि वो जाके मेहनत करेंगे, वो डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर अपना हिस्सा प्ले करेंगे और उसके बदले में उनको अपनी वेजेस मिलेंगी और जो कि बहुत लो वेजेस होंगे. सो मार्क्स के नजदीक देयर आर टू क्लासेस इन इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सिस्टम. फर्स्ट इज द कैपिटलिस्ट और द bourgeoisie class. They own the means of production. The other is the proletariat or the working class. They don't own the mean of production. Hence, in order to survive, they have to work in the factories of the capitalist class. And the only thing that they can give there is their labor. यानी अपनी मेहनत, अपनी मुशक्कत ही दे सकते हैं वो, जिसके एवज उन्हें wages मिलती हैं. But these wages are generally very low because capitalist class का फायदा ये है कि वो का इंसेंटिव ये है कि वो wages कम रखें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें. और कैपिटलिज्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ऑपरेट करता है बिकॉज ग्रीडी capitalists, according to Marx, would want to always maximize their profits. Hence, wages will be low and they will be given just enough for these people to survive. And that is why he calls this wage slavery. And this is this concept के हाँ आप force नहीं हो labor करने के लिए, लेकिन because you don't have any other option for the workers, hence they are forced to work because otherwise वो survive ही नहीं कर सकते. Otherwise they can't fend for their families. तो वेज स्लेवरी का कॉन्सेप्ट इस तरीके से डिफाइन होता है. सो दिस इज अनदर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ अंडर कैपिटलिस्ट सिस्टम वर्कर्स फील डिस्कनेक्टेड एंड वर्कर्स बिकम साइकोलॉजिकली, क्रिएटिवली एंड मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड, एंड उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है कैपिटलिस्ट सिस्टम. दैट इज हिज थ्योरी ऑफ एलियनेशन. और हमने अभी तक जितना कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया है इसको हम इस थ्योरी के साथ अब कनेक्ट करेंगे. So according to Marx, there are 4 types of alienation that a worker experiences. Alienation comes from the word alien. Alien का मतलब होता है कि कोई चीज जो distant हो, जिससे आपका ताल्लुक ना हो. तो alienation का मतलब यही कि separation या connection ना होना और disconnect होना. This is in the context of exploitation. The first of these is the alienation of the worker from the product of his labor. That is to say कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर एक वर्कर बहुत मेहनत करता है. वो दिन रात, एक फॉर इंस्टेंस अगर हम एक चेयर की एग्जांपल लें या टेबल की एग्जांपल लें, या आप मॉडर्न को एग्जांपल लेना चाहते हैं तो एक गाड़ी की एग्जांपल लें, तो एक वर्कर जो है वो सारा दिन उसके टायर जोड़ रहा है या बोल्ट जोड़ रहा है या उसका मैकेनिकली कोई काम कर रहा है, जो भी उसका टास्क है, या पेंट कर रहा है. और ये वर्कर्स जो हैं, इंडिविजुअल वर्कर्स, इनकी मेहनत की वजह से, इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से वो फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलती है. कोई गाड़ी या चेयर या टेबल या कोई भी फिनिश प्रोडक्ट निकलती है. लेकिन जब वो प्रोडक्ट बन के निकलती है वो फिर उसे मार्केट करते हैं कैपिटलिस्ट क्लास, उसकी मार्केटिंग होती है, फिर उसके बाद उसको मार्केट में डाला जाता है, तो वो काफी महंगे दामों बिकती है. अब वो इस तरीके से बिकती है महंगे दामों के, वो जो वर्कर्स जिन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाया वो खुद उसको कंज्यूम नहीं कर सकते. दे कांट अफोर्ड दैट प्रोडक्ट. Hence they are alienated from the product of their labor. उनकी लेबर से निकलने वाली जो प्रोडक्ट है वो उसको एंजॉय नहीं कर सकते, उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते. तो that's the first form of alienation. The second is from the act of production. इसके अंदर बेसिकली आइडिया ये है कि पहले जैसे मैंने आपको बताया, prior to industrial revolution, people used to perform the duty of making the whole product. वो खुद ही पूरा का पूरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे. बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैक्ट्रीज बनी तो उसको रिपेटिटिव टास्क में ब्रेक डाउन कर दिया गया.
नाउ दिस मीन्स दैट दे हैव वर्कर्स की अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इंजेन्युइटी नहीं होगी, वो एक एंडलेस बोरिंग रिपेटिटिव टास्क में लगे होंगे जिसका एक साइकोलॉजिकल कोई सेटिस्फेक्शन वर्कर को नहीं मिलेगी. सो इमेजिन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फ्रॉम 7 AM to 8 PM, शायद इससे भी ज्यादा, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में टाइम पे होता हो जब नई नई इंडस्ट्रीज लगी थी, एंड जस्ट पेंटिंग वन पार्ट ऑफ द लार्जर machine, and just doing that for every day for 15 hours, 7 days a week, and 365 days a year. Imagine the kind of psychological strain and psychological dissatisfaction that this would endow your mental capacities. तो वो यही बात कर रहा था मार्क्स के काम के अंदर वो psychological satisfaction नहीं है, and he says that workers are simply become cogs in this gigantic machine. The third is the alienation of workers from their species essence. स्पीसीज एसेंस का कॉन्सेप्ट एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है मार्क्स का, और मार्क्स के नजदीक इंसान कोई आइसोलेटेड आइडेंटिटी नहीं है. वी आर नॉट लाइक एनिमल्स के जो एक ही काम सारी उम्र करते हैं और उनकी एक सोशल लाइफ होती है. इंसान की स्पीशीज में बहुत ज्यादा चीजें होती हैं कि उसके इंसान के मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं. You like sports, you like poetry, you like to go out, you like to study different things, you like to work, and काम में भी आप चीजें बहुत डिफरेंट करते हैं. तो ये इंसान की एसेंस है, इंसान की नेचर. लेकिन और इसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इंजेन्युइटी, योर एबिलिटी टू शेप थिंग्स हाउ यू वांट टू चेंज थिंग्स, दे गिव यू अ सेंस ऑफ पर्पस एंड सेंस ऑफ मीनिंग टू लाइफ. लेकिन इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ने ये सारी चीजें इंसान से छीन ली हैं, वर्कर्स से. Workers can no longer shape their surroundings. They cannot put their creativity and ingenuity into their work because वो उन्हें protocols follow करने हैं जो उनके capitalist bosses ने उन पे enforce की हैं. They have no say or control whatsoever of their own. और चूंकि सिस्टम इतना exploitative हो गया और इतनी restrictions लग गई हैं और वो survive नहीं कर सकते अगर वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे, तो वो सिर्फ एक ही काम, एक ही रिपीटेड टास्क कंटिन्यूअसली करेंगे. सो इंसान की प्लुरलिटी ऑफ इंटरेस्ट की चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही, द एबिलिटी टू शेप थिंग्स अराउंड यू, ये वर्कर्स की पूरी नहीं हो रही. हेंस ह्यूमन बीइंग्स, जो कि वर्कर्स इन दिस केस, कैन नॉट फाइंड मीनिंग ऑफ लाइफ दैट दे कुड हैव ड्रिवन फ्रॉम देयर वर्क एंड फ्रॉम देयर लेबर. द लास्ट part of this theory of alienation is that chunke there are limited number of jobs and there are lots of workers are constantly competing with each other for a job. You will find the other worker as your antagonist rather than a person who is similarly exploited by the capitalist system. तो इस वजह से competitive labor market exist करती है, और इस competitive labor market के अंदर workers are forced to compete with each other for these limited manual jobs, because जो नहीं कर पाएगा manual job वो survive नहीं कर सकता, और इस वजह से they compete with each other. Now this is what Marx calls that this is a deliberate design by the capitalist system कि आपकी workers की class consciousness develop ना हो. Now all the workers according to Marx are exploited by the capitalists as a class. Capitalists are benefiting as a class from the exploitation of the proletariats as a class. लेकिन proletariats को अभी तक class conscious नहीं आ रही कि हमारे साथ ये मेरे दूसरे वर्कर भाई के साथ भी ज्यादती हो रही है, और we need to unite and we need to protest against the capitalist system, because वो constantly system के अंदर एक दूसरे के खिलाफ compete कर रहे हैं. तो ये capitalist system ने इस तरीके से डिजाइन किया इस चीज को ताकि workers unite ना हो सके. So these are the four basic premise and four basic ideas within this theory of alienation. इसको मार्क्स आगे जाके कनेक्ट करता है. आपने इस आइडिया को अच्छे तरीके से रजिस्टर करना है, and we will connect this idea with his theory of how a revolution would come eventually from this exploitation, but that's something that we'll cover in next lecture. तो ये बेसिकली फ्लो चार्ट है जो इसकी पूरी की पूरी फिलोसफी को समराइज करती है. लेकिन अभी हम उस लार्जर फिलोसफी को हमने पूरी तरह इनकैप्सुलेट नहीं किया, तो विल स्किप दिस. मार्क्स की लेगेसी और उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी, जब हम उसकी ये भी जो सब्सिक्वेंट 2 और थीरीज हमने डिस्कस करनी है, जब हम वो कर लेंगे तब हम इन कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे.
So that's all from today, from my side.